हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 RWA बुक सॉल्यूशन न्यू लास्ट बुक। ये नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसमें प्रैक्टिस सेट 20 हैं। हम लोग पहले इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे शुरुआत से। आज हमारा पहला सेट है हिंदी का, हिंदी से शुरुआत करेंगे। बाद में सारे रीजनिंग, मैथ, जीके सारे सेट हम इसके करवाएंगे प्रॉपर 20 सेट। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो प्रैक्टिस सेट RWA बुक का हमारा ये पहला सोल्यूशन है। हिंदी से हम शुरुआत करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 61 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अनाथ का विलोम शब्द होगा, अनाथ का विलोम शब्द होगा निर्धन, सनाथ, बेकार, अज्ञात। ठीक है, ज्ञात का होता है अज्ञात, अमीर का होता है निर्धन। ठीक है, अनाथ का होता है सनाथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अनाथ का हो जाएगा सनाथ। सारे हम लोग प्रैक्टिस से हिंदी हमने बहुत अच्छे से की है, तो इसमें आपके एक भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 61 का बी। क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का क्या बनेगा? दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा जिसके आर पार देखा जा सके? जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। आ लग जाता है तो आ का मतलब होता है नेगेटिव, तो नहीं देखा जा सके। ठीक है, दूरदर्शी क्या होती है? दूर स्थित वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 63। विश्व में रिक्त स्थान अंडरलाइन दी है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें हमें उपयुक्त वर्ड भरना है। कौन सा आएगा? विश्व में की ही प्रधानता है, ज्ञान की, वाणी की, धर्म की, कर्म की। विश्व में किस चीज़ की प्रधानता है? देखिए बताइए बच्चों, विश्व में क्या है? विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो कर्म अपना करते रहिए, फल तो ऊपर वाला के हाथ में है। सभी लोग बच्चे मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 64। उसकी आंखों से आंसू बहता है, किस भाग में त्रुटि है? उसकी कोई गलती नहीं है, आंखों से कोई गलती नहीं है, आंसू बहता है, किस पार्ट में गलती है? उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, ना कि बहता है। ठीक है, तो ऑप्शन पार्ट डी में गलती है। किसमें गलती है? पार्ट डी में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। दिए गए समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले कहते हैं समानार्थी। समानार्थी शब्दों को ही पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची समानार्थी शब्दों को ही कहा जाता है। आकाश, आकाश का समानार्थी क्या है? आकाश का समानार्थी विप्र, व्योम, दिवाकर, अनल। अनल किसको कहते हैं? अनल कहते हैं आग को। आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, व्योम, आकाश, आकाश का हो जाएगा व्योम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 65 का। आकाश, गगन, गगन, अंबर, नभ, गगन, अंबर, नभ, दिव, अधर, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, हम लोगों ने हिंदी इतनी अच्छे से की है कि इसमें आप जो प्रैक्टिस सेट न्यू लॉन्च हुआ है इसमें आपके एक भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, होश में आना, ध्यान ना देना, बुरा लगना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? अपना सा मुंह रह जाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। ठीक है, लज्जित होना या शर्मिंदा होना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है वो छांटना है हमें। अपना आप नानी घर जाओ, बिल्कुल नहीं। आप नानी के घर जाओ, ये होना चाहिए था, गलत है ये। आपने नानी के घर जाना है, नहीं। आप नानी को घर जाओ, गलत नहीं। आप नानी के घर जाइए, क्या बच्चों करेक्ट हो जाएगा? आप नानी के घर जाइए। 67 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। पिल्ला का बच्चा है, पिल्ला किसका बच्चा होता है? ठीक है, पिल्ला जो होता है वो किसका बच्चा होता है? पिल्ला जो होता है वो कुत्ते का बच्चा होता है। ठीक है, किसका बच्चा होता है? कुत्ते का। आप सभी लोग जानते होंगे। बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना।
ठीक है, आगे देखते हैं। आशा शब्द का विलोम शब्द होगा, आशा का विलोम शब्द होगा। इसी टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस से जो न्यू लॉन्च हुआ है वो आपका बिल्कुल एग्जाम की तरह से लॉन्च हुआ कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आशा शब्द का विलोम शब्द है निराशा, निराश, आशावादी, निराशा, आश्रय। आशा का होता है विलोम शब्द होता है निराशा। क्या था बच्चों? निराशा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है जीतना, हार मानना। हथियार डालने का मतलब होता है हार मानना। क्या था? हार मानना, यानी कि हमने हथियार डाल दिए हैं, ये काम हमसे नहीं हो सकता, इसका मतलब यही हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। गोदान, गोदान किसकी रचना भूख रचना है? गोदान किसकी रचना है? सूरदास की, प्रेमचंद की, नागार्जुन की, जैनेन्द्र की। गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान, गबन, ठीक है, गोदान बहुत फेमस उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इसके अलावा है गबन, ठीक है, इसके अलावा है रंगभूमि, निर्मला। ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। रंगभूमि, करबला, निर्मला, ठीक है। कौन कौन सी है? गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। इसके अलावा कौन कौन सी है? गबन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गबन, रंगभूमि और निर्मला। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए, मनुष्य की कौन सी वर्तनी सही है? आप सभी को पता होगा मनुष्य नहीं होता है, ये सारे गलत है। मनुष्य की सी वर्तनी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। पृथ्वी, जो अंडरलाइन दी है, पृथ्वी का रूप गोल है, इसके रूप के स्थान पे सबसे उपयुक्त वर्ड क्या आएगा? पृथ्वी का आकार गोल है, पृथ्वी का प्रकार गोल है, पृथ्वी का प्रारूप गोल है, पृथ्वी का आधार गोल है, तो बच्चों हो जाएगा पृथ्वी का आकार गोल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रिय जो भी फ्रेंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके, ठीक है। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मासिक। मासिक होता है महीने में एक बार होने वाला मासिक। वार्षिक होता है साल में एक बार होने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं वार्षिक। दैनिक, डेली होने वाला, रोजाना होने वाला, उसे कहते हैं दैनिक। सप्ताह में एक दिन होने वाला, उसे कहते हैं साप्ताहिक। तो इसमें क्या है? वर्ष में एक बार होने वाला कहेंगे बच्चों वार्षिक। क्या कहेंगे? वार्षिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अंधे की लकड़ी का मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंधे की लकड़ी, गवार आदमी, बिल्कुल नहीं। अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, यानी कि अंधे को एक सहारा देने वाला, उसका एकमात्र सहारा है अंधे की लकड़ी होना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा ये आया गद्यांश, ठीक है। अब आया है ये गद्यांश। गद्यांश हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्त करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसावादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर अथवा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम, मन को हरने वाली वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक है। सुंदर जो शब्द है बहुत लिमिटेड है, संकीर्ण है, लेकिन जो मनोहर है, मन को हरने वाला शब्द व्यापक है, जिससे हृदय सब कुछ में आपका मनोहर आता है, आपको अच्छा लगता है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। अब देखिए, सौंदर्य की परख की जाती है। अब हमें ये देखना है सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, मनोहरता के आधार पर, रूप के आधार पर। अब हमें ये देखना है गद्यांश से सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्त करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसावदान की अनुभूति भी होती है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें क्या कहा गया। आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था
तो हमें पता चला था कि सौंदर्य की परख कैसे की जा सकती है। तो इसमें आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा क्षेत्र का डी। ठीक है, मनोहरता के आधार पर सौंदर्य की परख की जा सकती है। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है मनोहरता के बारे में भी दिया गया है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जब हम छाटेंगे तो आएगा आपका, पढ़ेंगे शुरुआत से, सौंदर्य की परख कैसे की जा सकती है। परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। ठीक है, सुंदर वस्तु की होती है इंद्रियों की वस्तु, सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। क्या करती है? इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर सौंदर्य की जो परख की जाती है वो क्या जाती है? इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्शी रूप में, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्त से, इंद्रिय सुख मात्र से। किससे होता है? सौंदर्य की परख से होता है। किससे होता है? तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों ए, चरित्र स्पर्शी रूप से। ठीक है, गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आराम से इसको कर लेंगे। कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि हमने देखा था यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता, इसमें अनुभूति नहीं है। ठीक है, मनोहर क्या होता है? मन को हरने वाला, चित्त को भी आनंदित करता है। लेकिन क्या होता है? बसंत चित्रण सुंदर है, वो क्या करता है? ये इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, जो सुंदर होता है उसमें केवल सौंदर्य का वर्णन है, जो मनोहर होता है वो मन को विहरता है, चित्त को भी आनंदित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78 का बी। 79 का, कालिदास के प्रकृत वर्णन का आधार है उसकी प्रकृत अभिव्यक्ति, उसकी चरित्र प्रमुखता, उसकी मनोहरता, उसका सौंदर्य। ठीक है, तो जो कालिदास की प्रकृत वर्णन का जो आधार है उसकी चरित्र प्रमुखता है, जैसा कि हमने गद्यांश पढ़ा तब हमने देखा। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो हमने जब गद्यांश देखा, गद्यांश के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमें पता चला कि सुंदरता और मनोहरता के बारे में गद्यांश में ज़्यादातर कहा गया था, और हमारा वही शीर्षक होता है इसमें गद्यांश के बारे में बार बार उसको बताया गया हो, सुंदरता और मनोहरता का गद्यांश में वर्णन किया गया है। तो हमारी जो क्लास है आज, हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रोजगार विद अंकित का हिंदी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम आगे के जीके रीजनिंग मैथ सारे प्रैक्टिस से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।